स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के 8th लेक्चर में। और लॉज ऑफ मोशन का 8th लेक्चर किस बारे में है वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन जो लोग ने 7th लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से देख लेंगे 7th लेक्चर, ताकि चीजें आगे की आसान हो जाए। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी बिंदु पर बहुत सारे बल लगते हैं तो इस तरीके के बलों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे बलों का कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज जानेंगे। तो ऐसे बलों को हम बेसिकली कहते हैं संगामी बल। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा बल हैं, आप बाजार में सामान लेने जाते हैं, तराजू से सामान लेते हैं, तो सामने वाले विक्रेता ने क्या क्या दोनों तरफ वेट रख दिया और बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जब वो बैलेंस करने की कोशिश करता है तो एक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बल लगा हुआ है। सिमिलरली मैं बात करूं तो ऊपर से उसने पकड़ के रखा हुआ है, उठाए रखा हुआ है, तो उसने ऊपर भी बल लगा के रखा हुआ है। तो अगर मैं किसी पॉइंट को फोकस करूं तो कौन से पॉइंट को फोकस किया जा सकता है उसमें, तो एग्जैक्टली आपने सही गेस किया होगा, जो मिड पॉइंट होता है वहां पे आप फोकस करते हैं। वो फोकस में क्या होता है कि चीजें अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो जब आप कोई तराजू उठाता है तो लेफ्ट राइट ये दो फोर्स हो गए, वो जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होता है। और वहीं ऊपर उठाया हुआ फोर्स भी एक फोर्स ही है जो कि किसी पॉइंट को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो उस अवस्था में उस बिंदु पर जहां पर ये बल कार्य करता है इसे हम कहते हैं संगामी बल। याद रखिएगा, संगामी बल। यदि किसी बिंदु पर दो अथवा दो से अधिक बल कार्य करते हैं, तब इस बिंदु पर यह बल संगामी बल कहलाते हैं। संगामी बल कहलाते हैं। कैसे समझेंगे इसको? तो यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है कि ये दो अलग अलग डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, दैट इज F1 और ये है F2। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लग रहा है और इसको संतुलित करने के लिए नीचे भी कोई फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये बिंदु हो गई और यहाँ बिंदु पर F1 F2 और ये आपने दिखा दिया F3। अब ये O पर तीन बल का यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से O अभी संतुलन की स्थिति में अगर है तो इस O बिंदु पर यह बल संगामी बल कहलाएगा। संतुलन की स्थिति में इसे हम कह सकते हैं इन दोनों का परिणामी कहीं यहीं कहीं होगा, जिसे हम क्या कहेंगे F1 प्लस F2, इनका परिणामी सदिशों का सम। इस सदिशों का सम संतुलन करने के लिए ऊपर लगने वाले बलों को नीचे लगने वाले बल से क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर ऑफ F2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F2। ओके, यहां से आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर ऑफ F2 प्लस वेक्टर ऑफ F3 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संगामी बलों के समस्त बलों का सदिश योग शून्य होगा। कब? संतुलन की स्थिति में, मतलब संगामी बल सदैव संतुलन की स्थिति में जीरो टोटल मान देते हैं, मतलब कुल योग इनका शून्य होता है। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। अच्छा, तो ये हो गया संगामी बल। संगामी बलों के बाद जब हम किसी वस्तु के भार के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि किसी वस्तु का भार एक्चुअली क्या होता है। तो अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं, धरातल पर खड़े हैं, तो हमें अपना भार अनुभव होता है। अनुभव होने का केस क्या है कि हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर धरातल पर अपना वेट लगाते हैं और पृथ्वी हमें या फिर तल हमें उठाए हुआ है, इसीलिए हम अपना भार अनुभव करते हैं।
जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप कहीं से गिर रहे हो, किसी ऊंचाई से गिर रहे हो, धरातल हटा लिया जाए तब आप अपना वेट ऑब्जर्व नहीं करोगे, उस समय आप अपने आप को भारहीन अनुभव करोगे। तो भारहीन का मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। सिंपल सी कहानी है कि यदि किसी वस्तु के भार की बात हम करते हैं तो किसी वस्तु का भार तभी अनुभव होता है जब वस्तु पर प्रतिक्रिया लगती है। अगर वस्तु पर प्रतिक्रिया नहीं तो वस्तु का भार भी नहीं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार। लिफ्ट में व्यक्ति का भार। अगर कोई व्यक्ति अपना भार अनुभव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्रतिक्रिया की वजह से। किसी पिंड का भार पिंड पर कार्यरत प्रतिक्रिया के कारण होता है। ओके, प्रतिक्रिया नहीं तो आपका भार भी अनुभव नहीं होगा, प्रतिक्रिया के कारण होता है। ये कैसे लगता है? तो पहले मेरे पास मान लेते हैं कि माना कोई व्यक्ति है जो किसी लिफ्ट में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो माना कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जो एक भार तुला पर अपना पाठ्यांक नोट करता है। ओके, अब इस केस में हमारे पास 4 अलग अलग फंडामेंटल केसेस जिसमें वो अपने भार को अलग अलग नोट करेगा। ठीक है, कौन कौन से? पहला है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर अथवा नीचे गतिमान। देखिए, एक बात तो तय मानिए कि अगर कोई लिफ्ट बस खड़ा है, गतिमान नहीं है, तो इसमें खड़ा व्यक्ति भी अपने आप को उतना ही ऑब्जर्व करेगा जितना वो लिफ्ट के बाहर ऑब्जर्व करता था, लिफ्ट में भी आकर उतना ही ऑब्जर्व करेगा। ये तो तय है क्योंकि लिफ्ट में कोई गति नहीं। इसके लिए क्या होता है? व्यक्ति का भार नीचे की ओर mg के रूप में और तल ऊपर की ओर इसको एक प्रतिक्रिया के रूप में अनुभव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी प्रकार की अगर गति नहीं है तो ऐसे केस में अगर विराम में होता तो फिर वो विराम में R बराबर mg अनुभव करेगा, जो कि लिफ्ट के बाहर अनुभव करता है, कोई लिफ्ट के अंदर करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गतिमान है, ये ऊपर की ओर गतिमान है एक समान वेग से, तो ऐसे केस में क्या? ऐसे केस में यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है वो भी ऊपर की ओर उठेगा। सीधी सी बात, यहाँ नीचे mg लगता रहेगा, mg में कोई चेंज नहीं, और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया R लगती रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रहा है तो इस समय त्वरण कितना होगा? त्वरण इस समय आप कह सकते हैं 0 होगा। इस समय इसमें कोई त्वरण नहीं है। तो ऐसे केस में जब कोई त्वरण नहीं है तो नेट बल कितना होगा? नेट बल भी 0 होगा। तो ऐसे केस में जब एक समान वेग से ऊपर गतिमान, ऐसे केस में हम लिख सकते हैं क्या? R ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर डोमिनेशन है। किससे डोमिनेट कर रहा है? mg से, और इजिकल टू नेट बल कितना होगा? m इंटू 0। नेट बल को ma कहते हैं।
m इंटू 0 कैसे हो गया, क्योंकि a 0 है तो नेट बल 0 हो गया। यहां से r इज इक्वल टू क्या देखने को मिला, r इज इक्वल टू mg। क्या आइडिया लगा, इसका मतलब कि लिफ्ट अगर विराम में है तो mg तो अनुभव करेगा ही, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा हो तो भी व्यक्ति अपना रीडिंग उतना ही अनुभव करेगा जितना वो लिफ्ट रुके होने पर करता है। एग्जैक्टली अगर मैं ऊपर न ले जा करके नीचे की ओर बात करूं, नीचे अगर आ रहा होता तो क्या होता, तब आप क्या कहते हैं कि डोमिनेशन mg का होता, तो आप लिखते mg माइनस r, और तब भी नेट बल कितना, एक समान वेग से आ रहा तो नेट बल फिर वही 0, तो फिर 0 करते हो, r इज इक्वल टू mg। कहानी क्या है, एक समान वेग से ऊपर जाए चाहे एक समान वेग से नीचे जाए, आपका रीडिंग जो है वेइंग मशीन की रीडिंग व्यक्ति के लिए उतनी ही होगी जितनी वो लिफ्ट के बाहर अनुभव करता था। ओके, अब फटाफट से चलते हैं अगले केस को ऑब्जर्व करने के लिए। अगला केस क्या है, यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर गतिमान है। ओके, यहां पर हमारे पास वही पर्सन है, इस बार लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से कहने का मतलब एक समान त्वरण से ही बढ़ रहा है। एक समान त्वरण कितना है, ए का मतलब अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा है तो 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर बढ़ता रहेगा। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वेइंग मशीन है। नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा। ऊपर की ओर बच्चों क्या लगेगा, r, रिएक्शन यही है वो, इससे वो अपना भार अनुभव करता है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो परिणामी बल, व्यक्ति पर परिणामी बल कितना होगा, ऊपर की ओर डोमिनेशन किसका है, r का है। डोमिनेशन r का किससे डोमिनेट कर रहा है, mg से। इसका परिणामी क्या होगा, m इंटू a। इस बार 0 नहीं है, a कुछ ना कुछ है। यहां से अगर मुझे अपनी रीडिंग चेक करनी होगी तो mg को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा g प्लस a, ऐड हो गया। क्या समझ में आया कि g 9.8 होता ही और a की वैल्यू जो भी होगी ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगी, मतलब व्यक्ति को जो अपनी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी वो नॉर्मल रीडिंग से ज्यादा। तो अर्थात पाठ्यांक क्या होगा, अधिक आएगा और व्यक्ति अपने आप को भारी अनुभव करेगा। ओके, अपने आप को थोड़ा भारी अनुभव करेगा, रीडिंग भी अधिक आएगी, इसकी वजह से एक समान त्वरण से ऊपर उठने के कारण। फटाफट से अगले केस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। यदि ऊपर की ओर न गतिमान हो करके ये क्या नीचे की ओर गतिमान हो, ये आपका कौन सा है केस, ये सी केस है। ऐसे केस में हम बस नीचे वाले सेक्शन को इरेज कर देते हैं और इस बार आपका जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर जा रहा है एक समान त्वरण से। तो ऐसे केस में डोमिनेशन किसका होगा, mg का। तो mg डोमिनेट कर रहा है किससे, r से, इज इक्वल टू ma। अगेन a की वैल्यू इस बार भी है कुछ ना कुछ। तो ऐसे केस में अगर r इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा mg माइनस ma, और ये लिखा जा सकता है mg माइनस a। ये हो गया परिणामी, जो आपका इस बार परिणामी बल ma के कारण मिला है प्रतिक्रिया, वो है mg माइनस a। मतलब 9.8 से जब भी होगा घटेगा तो आपको वो रीडिंग तो नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। इस तरीके से आपको प्रतिक्रिया क्या मिलेगी, पाठ्यांक जो मिलेगा वो कम मिलेगा, घटा हुआ मिलेगा। ओके, और व्यक्ति अपने आप को हल्का अनुभव करेगा पहले से। ओके, तीनों केस हो गए। एक और स्पेशल केस है जिसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, और वो केस क्या है आइए देख लेते हैं। ये इसका लास्ट केस है और इसे कहते हैं यदि लिफ्ट अचानक टूट जाए, तो टूट जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, टूटने पर कोई भी चीजें नीचे की ही ओर आती है। तो टूट जाने का मतलब देखिए रस्सी लहराती हुई जा रही है, व्यक्ति के हाव भाव खराब हो गए हैं। अब ये तो तय है कि ये अब घर तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा देखा जाएगा। नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। ऊपर की ओर क्या लगेगा, ऑफ कोर्स r। ठीक, नीचे की ओर अब ये टूट गया है तो ये अब a से तो नहीं गिरेगा, ये किससे गिरेगा, मुक्त त्वरण g से गिरेगा। तो ऐसे केस में आप डोमिनेशन किसका देखेंगे, ऑफ कोर्स mg। तो इस बार परिणामी लिखिएगा
परिणामी बल mg माइनस r जो कि ऊपर की ओर प्रतिक्रिया है इज इक्वल टू, अब m a की जगह पे आप mg लिख सकते हैं क्योंकि a अब g के तरह काम कर रहा है, ये कैंसिल हो गया। r इज इक्वल टू क्या मिला 0, मतलब प्रतिक्रिया क्या हो गई, प्रतिक्रिया शून्य हो गई। और प्रतिक्रिया शून्य होगी तो इसका मतलब व्यक्ति खुद को भारहीन अनुभव करेगा, भारहीन अनुभव करेगा। इसका मतलब यह है कि रीडिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी। और वैसे भी मैं बता दूं, ये खड़ा तो रह नहीं पाएगा, जब ये नीचे गिरेगा तो ये तो इधर उधर वैसे भी टकराना स्टार्ट कर देगा। तो रीडिंग इस समय क्या होगी, इस समय रीडिंग भी 0 दिखाएगी। तो कहानी क्लियर हो रही है कि लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे जाएगी एक समान त्वरण से तो लिफ्ट वेट आपका घटता हुआ प्रतीत होगा, और मुक्त रूप से गति करेगा तो 0 हो जाएगा। और एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ एग्जांपल देखने हैं जो देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।